Hello everyone, welcome back to Easy Classes. I'm Pooja Upadhyay and you are watching Easy Classes. Today we are going to study the last part of Unit 1st of M.Pharm first semester Advanced Pharmacology. Today topic is Pharmacokinetic Part 4 Non-Linearity and Protein Binding. So, बिना किसी देर किए हुए let's begin today class. Non-linearity. Non-linearity means that when the dose of drug is increased, the drug concentration in the body does not increase in direct proportion. Means अगर हम बॉडी में ड्रग की डोज को इंक्रीज कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ड्रग की कंसंट्रेशन भी बॉडी में इंक्रीज हो जाए इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में. ओके इसको हम सिंपल शब्दों में समझते हैं. नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर डबल डोज कर दे तो ब्लड में ड्रग कंसंट्रेशन भी डबल हो जाएगी, लेकिन कुछ ड्रग्स में ऐसा नहीं होता है. डोज डबल करने से कंसंट्रेशन कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या कभी एक्सपेक्टेशन से कम हो जाता है. इस कंडीशन को हम नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं. सपोज आप एक स्पंज में पानी भर रहे हैं. शुरू में स्पंज ईजिली वाटर एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जब स्पंज पूरा भर जाता है तो उसके बाद एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता है. एग्जैक्टली इसी तरह बॉडी के ADME प्रोसेस भी एक लिमिट के बाद सैचुरेट हो जाते हैं. इसी वजह से नॉन लीनियरिटी डेवलप हो जाती है. नॉन लीनियरिटी को हम एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं. वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंड डोज. इसका मतलब है ड्रग कंसंट्रेशन इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन एज द डोज. तो इसमें हम जो पहली लाइन देख रहे हैं, ब्लैक डैश्ड लाइन जो हम बीच में देख रहे हैं, इसका मतलब है दिस इज द नॉर्मल और लीनियर रिलेशनशिप. अगर डोज डबल करेंगे तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन आल्सो डबल्स. एग्जाम्पल, अगर हमने 100 mg ड्रग दी है तो फिर वो हमारे जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन में जो ड्रग होगी वो होगी 10 mg पर लीटर. 200 mg दिए है तो 20 mg पर लीटर. 300 mg दिए है तो 30 mg पर लीटर. नेक्स्ट जो ग्रीन कर्व है, यानी जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं आप, तो उसका मतलब है मोर देन प्रोपोर्शनल. दिस रिप्रेजेंट नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक वेयर कंसंट्रेशन इंक्रीज मोर देन एक्सपेक्टेड. डोज डबल, प्लाज्मा कंसंट्रेशन बिकम्स मोर देन डबल. अगर डोज को डबल कर रहे हो तो हो सकता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन डबल से भी ज़्यादा हो जाए. नेक्स्ट जो आप थर्ड लाइन देख रहे हो, रेड कर्व, लेस देन प्रोपोर्शनल. दिस आल्सो रिप्रेजेंट नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक. ये भी रिप्रेजेंट करती है नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक, बट हियर कंसंट्रेशन इंक्रीज लेस देन एक्सपेक्टेड. बट यहाँ पे जो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से कम हो रही है. डोज डबल, प्लाज्मा कंसंट्रेशन बिकम लेस देन डबल. नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लीनियरिटी. फर्स्ट है डोज एंड प्लाज्मा कंसंट्रेशन आर नॉट प्रोपोर्शनल. यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है कि डोज और जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो प्रोपोर्शनल नहीं होती. मीनिंग डोज इंक्रीज करने पर कंसंट्रेशन प्रेडिक्टेबल नहीं होती है. ये ज़रूरी नहीं कि डोज इंक्रीज की तो कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगी. सेकेंड है क्लियरेंस चेंज विद डोज. नॉर्मली क्लियरेंस कांस्टेंट होता है, लेकिन नॉन लीनियरिटी में क्लियरेंस इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है. थर्ड है हाफ लाइफ चेंजेस. ड्रग बॉडी में एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा या कम रुक सकती है, यानी कि बॉडी में जो ड्रग है वो एक्यूमुलेट भी हो सकती है, जो कि टॉक्सिक होता है. नेक्स्ट है ड्रग एक्यूमुलेशन अकर्स. रिपीटेड डोजिंग से ड्रग बॉडी में कलेक्ट होने लगती है. इसका रिजल्ट होता है कि बॉडी में टॉक्सिसिटी के रिस्क बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट, स्मॉल डोज चेंज कैन प्रोड्यूस लार्ज कंसंट्रेशन चेंज. मतलब सिर्फ थोड़ी सी डोज इंक्रीज करने पर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, इसलिए डोज एडजस्टमेंट केयरफुली करना पड़ता है. नेक्स्ट, एक रिमेंबर पॉइंट भी मैंने यहाँ दे रखा है, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं. नॉन लीनियरिटी मीन्स अनप्रेडिक्टेबल एंड हाई रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी. नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेज ऑफ नॉन लीनियरिटी. अब समझते हैं कि नॉन लीनियरिटी होती क्यों है. फर्स्ट पॉइंट है सैचुरेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन. अगर एब्जॉर्प्शन में सैचुरेशन आ जाए तो नॉन लीनियरिटी कॉज हो जाती है. एट हायर डोज द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस बिकम सैचुरेटेड. हाई डोज होगी तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस बिकम सैचुरेटेड, एक सैचुरेशन लेवल आ जाएगा. सो लेस ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड. प्रोपोर्शनलिटी, कम ड्रग, प्रोपोर्शनलिटी
में एब्जॉर्ब हो जाती है। नेक्स्ट इसे समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। एब्जॉर्प्शन सिस्टम की भी एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद बॉडी एक्स्ट्रा ड्रग एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। एग्जांपल है, आप इमेजिन कीजिए कि एक सिनेमा हॉल है, उसमें सिर्फ 100 सीट्स हैं और 100 लोग उसमें इजीली बैठ सकते हैं। अगर उसमें 101 पर्सन को बैठाना है, या इसका मतलब ये है कि एक पर्सन को सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि उस सिनेमा हॉल की जो लिमिट है वो 100 है। वो 100 लोगों को ही अलाउ कर सकता है, और जो एक पर्सन है वो बच जाएगा। एग्जैक्टली सेम एब्जॉर्प्शन ट्रांसपोर्टर्स के साथ होता है। वो जितने उसके पास बाइंडिंग साइट्स होती हैं, वो उतनी ड्रग को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी ड्रग अनबाउंड होकर बच जाती है, जो कि बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट है सैचुरेशन ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। सैचुरेशन ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स फुल हो जाती हैं, एक्स्ट्रा ड्रग फ्री फॉर्म में सर्कुलेट करती रहती है। रिजल्ट ये होता है कि फ्री ड्रग इंक्रीज होती है और टॉक्सिसिटी का रिस्क भी बढ़ जाता है। थर्ड पॉइंट है सैचुरेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। लीवर एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म बिकम सैचुरेटेड एट हायर डोज। हाई डोज होगी तो जो हमारे लीवर के एंजाइम्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो सैचुरेटेड हो जाएंगे। सो ड्रग में कॉज टॉक्सिसिटी। लीवर एंजाइम्स की भी एक कैपेसिटी, लिमिटेड कैपेसिटी होती है। हाई डोज होने पर एंजाइम्स ओवरलोडेड हो जाते हैं, ड्रग स्लोली मेटाबोलाइज होते हैं, फिर जो ड्रग होगी वो धीरे धीरे मेटाबोलाइज होगी और प्लाज्मा कंसंट्रेशन रैपिडली इंक्रीज हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है सैचुरेशन ऑफ रीनल एक्सक्रीशन। किडनीज भी एक लिमिट तक ही ड्रग को एलिमिनेट कर पाती हैं। हाई डोज पर एलिमिनेशन स्लो हो जाता है, ड्रग बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगती है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, नॉन लीनियरिटी का मेजर रीजन है सैचुरेशन ऑफ ADME। अगर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन प्रोसेस में सैचुरेशन आ जाएगा, वो ओवरलोडेड हो जाएंगे, तो क्या कॉज होगा? नॉन लीनियरिटी कॉज होगी। Now let's move to our next topic, protein binding. Protein binding is a reversible process in which a drug binds to plasma proteins, mainly albumin and alpha-1 acid glycoprotein, to form an inactive protein complex. इसको समझने के लिए ब्लड में कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है। पहले हमें समझना होगा कि ब्लड में हमारे कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, जैसे एल्बुमिन और अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। तो ड्रग टेम्पररीली इन प्रोटीन्स के साथ अटैच हो जाती है। इस स्टेट में ड्रग इनएक्टिवेट होती है। जब ड्रग और प्रोटीन मिल जाते हैं तो वो इस फॉर्म में इनएक्टिवेट होते हैं। सिर्फ जो ड्रग अटैच नहीं होती है वही एक्टिव होती है, यानी कि जो फ्री ड्रग है यानी अनबाउंड ड्रग है वो एक्टिव होती है और वही बॉडी में एक्शन करती है। इसे हम एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। एक सपोज कीजिए कि एक टैक्सी स्टैंड पर पैसेंजर्स खड़े हैं। जो पैसेंजर्स टैक्सी के अंदर बैठा है वो अभी ट्रेवल नहीं कर रहा है, लेकिन जो पैसेंजर्स फ्री हैं वो कहीं भी जा सकते हैं। एग्जैक्टली बाउंड ड्रग इनएक्टिवेट होती है, फ्री ड्रग एक्टिवेट होती है। अब प्रोटीन बाइंडिंग को हम एक कलरफुल डायग्राम की मदद से समझते हैं। पहला ये दो डायग्राम्स आप देख रहे हैं इन प्लाज्मा और इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो डायग्राम में जो ये ब्लू कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है ये फ्री ड्रग है, यानी कि अनबाउंड। एंड जो आपको ये पिंक कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है ये प्लाज्मा प्रोटीन है। एंड जब ये पिंक और ब्लू दोनों बाउंड मिला के दिखाई जा रही है, इसका मतलब ये बाउंड ड्रग है और ये इनएक्टिव फॉर्म में है। तो यहाँ देख रहे हैं आप प्लाज्मा में पहले कुछ इस तरीके से हुआ है। कुछ ड्रग तो जो हमारी प्रोटीन के साथ अटैच हो गई है, कुछ ड्रग प्रोटीन के साथ अटैच नहीं हुई है। तो अब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ से उधर भी पहुँच सकते हैं हम, इधर से इधर भी। तो ये मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो प्रोटीन ड्रग के साथ अटैच हो गई है वो अब कुछ और तो कर नहीं सकती, यानी कि वो इनएक्टिवेट हो गई है। और जो हमारी फ्री ड्रग है यही हमारी एक्टिवेट है, यही वर्क करेगी, यही एक्शन करेगी। ओके, तो ओनली फ्री ड्रग इज एंड अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। एक की पॉइंट है यहाँ पर, बाइंडिंग इज रिवर्सिबल मेनली टू एल्बुमिन एंड अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। ये मेनली दो प्रोटीन्स होती हैं। ओनली फ्री ड्रग इज फार्माकोलॉजिकल एक्टिव। चेंज इन प्रोटीन बाइंडिंग कैन अफेक्ट फ्री ड्रग कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग के भी कुछ रीजंस या सिग्निफिकेंस हैं। फर्स्ट है एक्ट एज रिजर्वॉयर। जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो रिजर्वॉयर की तरह काम करती है। फर्स्ट, प्रोटीन बाउंड ड्रग
फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व बैंक की तरह काम करता है। जब बॉडी को ज़रूरत होती है ड्रग स्लोली रिलीज होती है, यानी कि एक स्टोरेज फॉर्म की तरह काम करेगा, और जब बॉडी को ज़रूरत होगी टाइम पे तभी उसको धीरे धीरे रिलीज कर देगा। एग्जाम्पल, जैसे डैम में पानी स्टोर होता है और ज़रूरत के अकॉर्डिंग रिलीज होता है, वैसे ही प्रोटीन बाउंड ड्रग रिजर्व बैंक की तरह वर्क करता है। सेकेंड सिग्निफिकेंस है अफेक्ट एक्टिविटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन। Only free drug can cross membrane, exert pharmacological effect, get distributed to tissue and be metabolized and excreted. केवल फ्री ड्रग ही मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है टिश्यूज में एंड फिर मेटाबोलाइज और एक्सक्रीशन शो करती है। थर्ड सिग्निफिकेंस है एक्ट एज अ बफर। प्रोटीन बाइंडिंग सडन कंसंट्रेशन चेंज को प्रिवेंट करती है, यानी कि सडनली कोई चेंज हो वो प्रोटीन बाइंडिंग उसको प्रोटेक्ट करती है, इसलिए ड्रग लेवल स्टेबल रहता है, जिससे कि ड्रग का लेवल स्टेबल। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है डिस्प्लेसमेंट, इंट्रैक्शन एंड ड्रग इंट्रैक्शन। कभी कभी दो ड्रग्स सेम प्रोटीन बाइंडिंग साइट के लिए कम्पीट करती है, यानी कि उनमें कंपटीशन होते हैं, यानी कोई दो ड्रग्स हैं वो सेम प्रोटीन बाइंडिंग साइट के लिए कॉम्पिटिट कर रही हैं कि पहले उससे जाके कौन बाइंड होगा। एक ड्रग दूसरी ड्रग को डिस्प्लेस कर देती है, तो तब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, एक ड्रग दूसरी ड्रग को डिस्प्लेस कर देती है और रिजल्ट क्या होगा, फ्री ड्रग इंक्रीज होती है। फ्री ड्रग इंक्रीज हो जाएगी और टॉक्सिसिटी के चांस बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल, बस में एक ही सीट है, अगर कोई नया पैसेंजर आ जाए तो पहले वाला उठ सकता है। एग्जैक्टली इसी तरह डिस्प्लेसमेंट इंट्रैक्शन होता है। फिफ्थ सिग्निफिकेंस है प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। प्रोटीन बाइंडिंग एक्ट एज डिपोट और रिजर्वायर, ये पहले ही बता चुके हैं हम। बाउंड ड्रग इज स्लोली रिलीज्ड, फिर बाउंड ड्रग जो होती है वो धीरे धीरे रिलीज होती है क्योंकि वो स्टोर हो जाती है, फिर टाइम पर धीरे धीरे रिलीज होती है। मेंटेनिंग अ प्रोलॉन्ग इफेक्ट, इससे क्या होगा, एक लंबे टाइम तक इफेक्ट रहेगा ड्रग का बॉडी में। एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी बढ़ जाएगा। प्रोटीन बाउंड ड्रग स्लोली रिलीज होती रहेगी, इसलिए ड्रग का इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, मतलब लंबे समय तक ड्रग का इफेक्ट चलेगा। एक एग्जांपल, वाटर टैंक धीरे धीरे वाटर रिलीज करता है, इसी तरह प्रोटीन बाउंड ड्रग भी स्लोली रिलीज होती है, जिससे एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा। 6 पॉइंट है इन्फ्लुएंसेस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग दैट आर हाईली प्रोटीन बाउंड जनरली रिमेन मेनली इन द प्लाज्मा। वो ड्रग्स जो हाईली प्रोटीन बाउंड है जनरली रिमेन मेनली इन द प्लाज्मा, वो प्लाज्मा में ज़्यादातर रहती है। एंड हैव अ लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम होता है। हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग्स ज़्यादातर ब्लड में ही रहती हैं, उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लो होता है। जिन ड्रग्स की प्रोटीन बाइंडिंग कम होती है वो टिश्यूज़ में ईजिली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं और उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई होता है। तो इसी के साथ प्रोटीन बाइंडिंग और प्रोटीन बाइंडिंग के सिग्निफिकेंस भी कंप्लीट हो गया है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, आज के लेक्चर के साथ एडवांस फार्माकोलॉजी यूनिट फर्स्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। लेट्स क्विकली रिवाइज ऑल 4 पार्ट्स। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स, एडीएमए प्रोसेस। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बायो अवेलेबिलिटी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग मेटाबॉलिज्म, ड्रग एक्सक्रीशन, क्लियरेंस एंड हाफ लाइफ। पार्ट 4 में हमने डिस्कस किया नॉन लीनियरिटी, प्रोटीन बाइंडिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। अब आपको यूनिट फर्स्ट का ये टॉपिक यानी कि फार्माकोकाइनेटिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। एंड अब हम लेके आएंगे इसका फार्माकोडायनेमिक वाला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। So friends, I hope today's lecture helped you understand non-linearity and protein binding in a very simple way. If this video was helpful, please like the video, share it with your classmates and subscribe to Easy Classes for more easy and exam-oriented MPharm lectures. Don't forget to press the bell icon so you never miss our upcoming videos. In the next lecture, we will begin Advanced Pharmacology, Unit 1st, Pharmacodynamic. Till then, keep learning, keep growing, stay curious. Thank you so much for watching. Bye bye.